मेरे भारत माई इंडियाज़ के लिए अपने स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे एक देश ने अपने अंदर कई छोटे छोटे राज्यों को समेटा हुआ है। कल्चरल, लिंगुअल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अक्रॉस द कंट्री आर विविड एग्जाम्पल्स। To talk of the hopes, ideas, and people that define the country, I would like to invite on stage the prolific filmmaker Mahesh Bhatt. Mahesh Bhatt, Saransh, Arth, Sadak, poignant films, fearless films, sincere themes. We would like to invite in conversation with him Ajay Brahmatmaj. अजय ब्रह्मात्मज एक बहुत ही जाने माने फिल्म पत्रकार हैं. He not only propagates cinema culture widely, but also highlights the contribution of provinces in the Indian film industry. Please keep the claps going. I would also like to invite on stage Ravi Singh, the co-publisher of Aleph Book Company. दक्षिण एशिया के कई बड़े बड़े नामों के साथ ये काम कर चुके हैं. हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आज इनका अभिनंदन करते हैं. We welcome all three of you and request you to please start the discussion. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, भट्ट साहब के साथ बातचीत करना और भट्ट साहब को सुनना दोनों अपने आप में, एक तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों के अलावा पूरी ज़िंदगी से रूबरू होने जैसा है. भट्ट साहब एक खुली किताब की तरह हैं, लेकिन उनके उस किताब के पन्ने इतनी तेज़ी से फड़फड़ाते हैं ना कि आप शायद ही कोई हर ठीक से पढ़ पाते हैं कि भट्ट साहब हैं क्या. भट्ट साहब को लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है. भट्ट साहब फिल्म मेकर हैं, भट्ट साहब सोशल क्रूसेडर हैं, भट्ट साहब सोशल कंसर्न के थिंकर हैं, भट्ट साहब एक फादर हैं, भट्ट साहब फिल्म मेकर हैं. उसके अलावा न्यू टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इंडस्ट्री में पिछले 20-30 सालों में ऐसा फिल्म मेकर नहीं आया है जिसको टच किया या ऐसे लोगों को टच किया जो आगे बढ़े. और पारस पत्थर की तरह हम कह सकते हैं कि भट्ट साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पारस पत्थर हैं. जो भी इनको छूता है वो लोहे से सोना बनता ही बनता है. उससे बड़ी बात जो भट्ट साहब की बातें, फिल्मों के अलावा फिल्मों को लेके भी इनको हमेशा से एक जो पब्लिक स्फेयर में आपको लेके एक बहुत ही दुविधा जैसी स्थिति रहती है कि भट्ट साहब बातें तो इतनी अच्छी करते हैं, कंसर्न इनके बहुत जेन्युइन और बहुत बड़े हैं, लेकिन फिल्में बनाते हैं मर्डर 3, आशिकी 2 और इस ढंग की. तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है जो आपको समझने में लोगों को दिक्कत पैदा करती है. लेकिन जो लोग आपको करीब से जानते हैं, जो आपके इस द्वंद्वात्मक या कह लें कि आपके व्यक्तित्व के जो डिफरेंट पहलू हैं उनसे वाकिफ़ हैं, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं होती है. लेकिन जो लोग आपसे मिल नहीं पाते, आपकी बातें ढंग से समझ नहीं पाते या सही संदर्भ नहीं पकड़ पाते, उनके लिए हमेशा ये मुश्किल रहती है. भट्ट साहब के व्यक्तित्व के बारे में सबको जानते हैं. उनको एक ऐसे परिवार से आते हैं भट्ट साहब जिनकी माँ मुस्लिम थी, शिया मुस्लिम. पिता इनके गुजराती ब्राह्मण थे और पिता ने इनके माँ का पूरा ख्याल किया, इन भाई बहनों का भी ख्याल किया. बस एक ही दिक्कत थी इस पूरे रिलेशनशिप में कि पिता कभी इनके घर रुकते नहीं थे. हर शाम वो लौट जाते थे, हर रात वो लौट जाते थे जब आते थे तब. तो इसकी कमी कहीं न कहीं आपके मन में रही होगी. और जो बचपन आपका बीता, बहुत ही एक पता नहीं है, वो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर एक गुस्सा तो रहता होगा और एक क्षोभ भी होता होगा और सही पहचान नहीं मिल पाने का. हालांकि आपके लेखन में कहीं एक बात आई थी, एक बार जब आपकी माँ को रिकॉग्निशन आपके थ्रू भी मिला था तो एक जस्टिफाई हो गया था कि महेश भट्ट की माँ हैं, जो विजय भट्ट की पत्नी कभी नहीं कहला सकी आधिकारिक तौर पर. मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ. वो बचपन के दिन जब आप शिवाजी पार्क में रहते थे और जो सपने आपको जो वहाँ के नेताओं के भाषणों से आपने सुने, देखे, क्या आज का भारत वैसा है या आप देख पाते हैं? जैसे लगातार आप जूझ भी रहे हैं. आज सुबह से भी आप जूझ रहे हैं. अभी गुजरात में जो हुआ, आप सुबह बता रहे थे कि अभी गुजरात में आज जो कल जो हुआ उसको लेकर के भी आपकी चिंताएँ हैं. एक शेर याद आता है, वही है मरकज़े काबा, वही है राह बुतखाना, जहां दीवाने दो मिलकर सनम की बात करते हैं. ये सनम है द आइडिया ऑफ इंडिया. और ये आइडिया ऑफ इंडिया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बाप की जागीर नहीं, ये हमारे पुरखों की देन है. उनके हृदय से ये खुशबू कहीं पर
हमारी फिजाओं में फैली है और आज तक उसकी महक हमारे बीच है। मैं एक ऐसे घर में मेरा सौभाग्य जन्म हुआ जहां पर मेरी माँ एक शिया मुसलमान थी और मेरे बाप जो एक नागर ब्राह्मण थे। बचपन की यादें हैं कि नहाते वक्त माँ मुझे कहती थी कि तो एक नागर ब्राह्मण का बेटा है बेटा, तेरा गोत्र भार्गव है, तेरी अश्विन शाखा है, मगर साथ में कहती थी जब सीढ़ी पे तू जाता है अंधेरा होता है डर लगता है तो या अली मदद बोला कर। माइथोलॉजिकल कहानियां जो कृष्ण जी की भगवान की थी और गणेश जी का जब सर काटा गया था, जब वो उन्होंने शंकर जी को अंदर जाने नहीं दिया था, ये सब वो शिया माँ ने सुनाई थी। तो जिस कल्चरल नेशनलिज्म की बात किया करते हैं लोग, वो तो हिंदुस्तान के रोम रोम में है। और उसको मैंने अभी हाल ही में रिकन्फर्म किया, जो मेरी माँ कहती थी वो हाल ही में मैं दुर्गा पूजा के लिए कलकत्ता गया था, तो वहां पर एक बॉन बीबी नाम की एक डेटी है। बॉन बीबी जो है वो दुर्गा माँ का ही एक मैनिफेस्टेशन है। और सुंदरबन के जंगलों में जहां पर गरीब लोग वहां पर लकड़ियां जमा करने जाते हैं या शहद प्राप्त करने जाते हैं, तो हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं। उनका एक कॉमन है, शत्रु होता है शेर, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ। तो वो बॉन बीबी को सलाम करके जाते हैं, मगर मुसलमान का जो रिप्रेजेंटेशन है बॉन बीबी का है कि उसने घाघरा पहना हुआ है, कुछ बालों में कोई अजीब सा कुछ डेकोरेशन है, और हिंदुओं का अलग है, बिल्कुल साड़ी वाड़ी का जो होता है। तो जिस मुल्क के डीएनए में है ये प्लूरलिज्म, ये इट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे से आता है, ये ऊपर से एक ये कंस्ट्रक्ट नहीं है। हमारे पुरखों ने इसको खोज के, इसको समझ कर तब जाके कहा ये मुल्क सबका है, दिस इज अ कंट्री विच बिलोंग्स टू एवरीवन। इसलिए जब हम कोशिश करते हैं टू रिड्यूस दिस कंट्री इनटू वन नैरेटिव, हम जुल्म करते हैं। तो मेरे घर में एक नागर ब्राह्मण की सोच भी थी और एक शिया मुसलमान की माँ की सोच भी थी, मगर मेरी बचपन की त्रासदी ये थी कि मेरी मुसलमान माँ जो थी उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर दी। कहीं पर वो शायद पोस्ट पार्टीशन फेस था, एक अकेली मुसलमान औरत जिसने विवाह नहीं किया है इस शख्स से जिसके साथ उसने प्रेम किया, जिसके साथ बच्चे पैदा किए, तो उसने बिंदी लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर, साड़ी पहनकर अपना वजूद कहीं पर छुपाया था। और इस बच्चे ने देख लिया था कि ये माँ कुछ दरवाजा बंद करके करती है। मैंने जब देखा क्या करती है, जो जख्म फिल्म में था उसका एक दृश्य कि वो नमाज पढ़ती है, और मुझे वो रूप आज भी याद आता है। इतनी खूबसूरत, सर पे बांधा हुआ, और इतनी मुझे याद अब भी याद है, रोशनी आ रही थी, वहाँ शिवाजी पार्क के पास रहते थे, नमाज पढ़ रही थी। तो ये रूप मुझे बड़ा फैसिनेट किया, मगर वो छुपाती थी, वो कहती थी बताना नहीं, क्योंकि उसको लगता था कि इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म का जो एक डिस्कोर्स है वो सरफेस लेवल पर लोग फॉलो करते हैं, ग्राउंड लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। उनकी एक कंसर्न थी, उनकी एक प्रॉब्लम थी कि कहीं तू अगर बोल देगा बेटा कि तू मेरे मुसलमान औरत का बेटा है, और वैसे भी मैंने जो तेरा सरनेम है वो चुराया है तेरे पिता से, उसके अब हकदार नहीं है, तो हो सकता है कि तुझे वो सब ना मिले जो तुझे मिलना चाहिए। अंग्रेजी स्कूल में तुझे भेजा है, हिंदू नाम दिया है, मार मार के बोला है कि नागर ब्राह्मण का बेटा, तू क्यों जाके बोलता है कि तू शिया मुसलमान का बेटा है? तो मैं कहता हूं मैं हूं कि नहीं। और इसकी तो हमने क्लासरूम में चर्चा सुनी कि हिंदुस्तान की शान यह है कि हमारी प्लुरैलिटी जो है, कि यहाँ पर हर किस्म के लोग बसते हैं, हर मजहब को यहाँ पर जो है गले लगाया गया है। अगर ये आप मंच पे ये कहते हैं तो रियल लाइफ में फॉलो क्यों नहीं करते हैं? मगर ये बात मुझे बहुत साल लगे समझने में कि उस बुढ़िया के, मेरी माँ के बात में बात थी, क्योंकि जब सच्चर कमेटी का डॉक्यूमेंट आया तो मुझे समझ में आई कि वाकई एक इंस्टीट्यूशनल बायस था, एक तबके के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। और किसने किया था? उन लोगों ने जिन्होंने इस सोच के को स्प्रिंग बोर्ड बनाकर राज किया सालों। तो हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को दोष नहीं देते, कहीं पर पूरे मेजॉरिटी
की जिम्मेदारी ये है कि वो जो माइनॉरिटी फेथ के लोग होते हैं उसके साथ इंसाफ करे। तो मेरा बचपन जो था उसने मेरे अंदर एक मजहब बिठाया था। गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर थी, माँ छुप के नमाज पढ़ती थी, अब मुझे याद है कुरान शरीफ कबाड़ के ऊपर छुपाती थी जानमाज के साथ में पीछे, ताकि किसी से हाथ ना जाए। मैं चढ़ के देख लेता था। और हमारे ड्राइंग रूम में जो एक्सेप्टेबल जो न्यूट्रल आइकन्स थे वो थे साईं बाबा थे, शंकर जी थे और मदर मेरी थी। तो मैंने कहा था माई हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद गॉड्स, मगर जो उनका अपना वजूद था वो उन्होंने छुपा के रखा था, जिसको उसको मानने में सालों साल लग गए। मरते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान औरत हूँ, मुझे बेटा दफनाना। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ी, मगर जिसमें जख्म आधारित। तो बचपन में मुझे समझ में आया कि ये गांधी को कहते हैं, बोला ये बूढ़ा कौन है, वो कहते तो बोलती थे ऐसी बात नहीं करते हैं, ये फकीर जो है बहुत कमाल का आदमी है, इसकी सोच पे हिंदुस्तान चलेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये बात माँ ने कही थी किंडरगार्टन में जाने से पहले। तो सेक्युलरिज्म का पाठ जो है ना, मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा था, हमने किंडरगार्टन में जाने से जीवन के सारे जो मेजर जो लेसन्स हैं किंडरगार्टन में जाने से पहले माँ के मुंह से हमने सीख लिया, और जिंदगी में ज्यादा उससे ज्यादा कुछ अलग हो नहीं पाए, क्योंकि मॉरल कंपस कहीं पर वहीं पर सेट हो गया। I just wanted to, was your engagement with Bombay Hindi cinema, which there is a perception that it's a secular democratic space. वो कहते हैं कि बॉलीवुड है और क्रिकेट है जहाँ पे सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी जो भी है थोड़ा डेमोक्रेटिक कॉस्मोपॉलिटनिज्म बची हुई है. Was that a space which made it easier for you to negotiate a space as you were the son of a mixed marriage? No, in fact, there is no denying that the composition of what is called Bollywood is of people from all over the country, and there is no denying that at that pre-partition that there was Lahore was a center of cinema like Bengal was and Mumbai was. So there were many filmmakers and actors and actresses who had journeyed from the Punjab, the Pakistan part of Punjab, and become icons in the entertainment space. So mass culture always chooses maximum people. Like if my discourse is not accepted by one individual or 5 individuals, then the chances are that they will not make a purchase the next time I'm here. So the Bollywood, the mainstream, बात है वो बोलो जो लोगों के गले से उतरे यार, बात वो नहीं बोलो जिससे लोग नाराज हो जाएं. So any dissenting narrative was not, any alternate view was not encouraged by Bollywood because of business reasons, not because they had anything against it. And yes, by and large, there was no problem in the film industry, as my memory says. My father, who was a Nagar Brahmin, made Sinbad the Sailor and Thief of Baghdad, and knew more about the Urdu, Islamic faith. Though he was a Janoi wearing, and he never did iftar party and never did Eid ke din sherwani pehn ke kabhi apna sevaiyan khane ki baat nahi ki, but he never stopped my mother from doing it. लेकिन एक चीज़ ये शुरू से देखा गया आपके यहाँ, चाहे ईश्वर हो चाहे गुरु हो, गुरु को तो आपने कमोड में डाल के फ्लश कर दिया था, हैं? उसके पहले गुरु ईश्वर को आप पहले छोड़ आए थे. किसी में उस तरह से आस्था आपकी नहीं रही. लेकिन जो बचपन आपका बीता, जिस ढंग से सारी आस्थाओं को एक साथ लेकर के आप फिल्मों में आए, फिल्मों से आपका सफ़र शुरू हुआ, ये चीज़ें किस तरीके से आपको बनाने में, एक तो माँ का बहुत बड़ा हाथ है, दूसरा आपने बड़ा रोल जो यूजी का रहा है. इन दोनों के अलावा अगर मैं इंडस्ट्री से पूछूं, इंडस्ट्री में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने एज ए मेकर आपको प्रभावित किया हो, या अलग ढंग के विषय चुनने के, चाहे वो शुरू के आपके दौर रहे हों जो फिल्में आपने की, हालांकि वो फ्रस्ट्रेशन से आई थी, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपने बेहतर फिल्में बनाई. देखिए, बचपन में ही मेरे लिए ईश्वर की रेलेवेंस बचपन में ही कम हो गई थी, क्योंकि मैंने ईश्वर को हमेशा एक जरिया समझा था कि मेरे सपने जो पूरे करने में काम आए वही उसको मैं उसके सामने मैं सर झुकाऊंगा. जब मैंने देखा कि मेरी प्रार्थनाओं के बावजूद मेरी
आरतियों के बावजूद मेरी दिल की जो प्यास है, जो बेसिक फंडामेंटल जो लॉन्गिंग्स थी कि मेरे पिता मेरे घर में रहे मेरे साथ, जब ये मांगे पूरी नहीं हुई तो मुझे लगा कि ये एक जिस तरह एक मैजिक कारपेट होता है, ये ईश्वर जो है वो अपने मैजिक कारपेट के कंस्ट्रक्ट से अलग है नहीं कि आदमी उस पर बैठकर कहीं और पहुंचना चाहता है। तो ईश्वर की एक धारणा जो है वो डर से मुक्त होने के लिए इंसान ने उसको जन्म दिया है। और तो मेरे लिए उसकी रेलेवेंस कम होगी, मगर मैंने देखा कि आसपास के लोगों की ज़िंदगी में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। उनको सुकून मिलता था, उनको सर झुकाने में, सजदा करने में, मंदिरों में जाके भजन गाने में सुकून मिलता था। तो मैंने कभी उससे शिकायत नहीं की, मगर मेरी लाइफ में उसका रेलेवेंस नहीं था। मगर हाँ, एक फेज़ आया इन द अर्ली 20s जब हमने LSD ड्रग का एक सेवन करने के बाद में कहीं पर कुछ अजीब से एक मिस्टिकल स्पेस में जाकर हमने एक स्पिरिचुअल जर्नी का भी एक की शुरुआत की। रजनीश के पास गए, वहाँ से उनके प्रवचन सुने, वहाँ पर ऐसी हिंदी सुनी कि शायद ही कहीं सुनी होगी जितना वो हिंदी, जो हिंदी भाषा वो बोलते थे शायद ही कोई बोलता था। मगर वो सिर्फ लफ्ज़ी बटोरे, वहाँ लफ्ज़ी बटोरे, जिंदगी में कहीं पर कहीं अंदर कहीं पर कोई क्रांति घटी नहीं। वही असुरक्षित रहने का एहसास, वही अधूरेपन का एहसास 24 घंटे कहीं पर कहीं ना कहीं अपना असर दिखाता था। तो ऐसे में UG कृष्णमूर्ति की मुलाकात हमारी हुई जब स्कूल में अपना फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करने के बाद में फिल्में नहीं चली थी। और UG एक ऐसे क्रांतिकारी थिंकर थे, उनको लोग न जाने क्यों गॉड मैन कहते हैं। उन्होंने कहा था गॉड इटसेल्फ इज इररिलेवेंट, जिन्होंने पूरे स्पिरिचुअल सुपरमार्केट को ही डिबंक किया था। उन्होंने कहा था कि देखो यही रियलिटी एक है, ये बाजार की जो रियलिटी है, यहाँ के नियम बिल्कुल सीधे हैं। यहाँ पर कामयाब आदमी को लोग सलाम करते हैं, नाकामयाबी को लोग जो है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो कामयाब होना बहुत ज़रूरी है और हर समाज के अपने मापदंड हैं, उसके दायरे में खेलो, उसके अपने कानून हैं और वहाँ पर सुकून कभी मिलेगा, कभी तकलीफ होगी। और तकलीफ हो से बचने के लिए बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं। अपने मनचाही गुरु के पास चले जाना, अगर आपको किसी वेश्या के पास जाना वहाँ चले जाइए, शराब पीना शराब पी लो। तो वो सब राहत पहुँचाने के लिए बहुत सारे साधन हैं इंसान के पास। तो बहुत ही प्रैक्टिकल एक थिंकर मुझे मिला। मगर उसके उनके मुलाकात के बाद में कहीं पर आसान हो गया वो ऊर्जा जो एक फजूल की सर्च में कहीं पर मैं खर्च कर रहा था ना, कि वो एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, कहीं पर मोक्ष की तलाश, कहीं पर एक जिस रास्ते पे महापुरुष चले थे, वो जो एक रास्ते का एक की जो फ्रेजेस थे जो हमने उधार लेकर उस पर कुछ अपना जीवन जो है चलाने की कोशिश की थी, तो उससे मुक्त होकर फिर हमने काम ही किया और अर्थ से एक पहचान बनी। और मेरा गुरु जो था मेरा अपना जीवन ही था। जब तक मैंने दूसरों की बोली में बात की तब तक गिरता गया, मरता गया, डरता रहा। जब मैंने अपनी बात बोली, जैसे मैंने महसूस की, जैसे मैंने जी, तो फौरन उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी मुझे मिली। और सिनेमा में मुझे एक ही बात समझ में आई कि कोई भी बड़ा फिल्म मेकर आपको कुछ नहीं सिखा सकता। वो आपके गले का फांसी का फंदे की तरह ही होगा फिर वो क्योंकि उसके छाए में आप अपने पीक को छू नहीं सकते, क्योंकि आपको उसको रिजेक्ट करके अपनी एक जर्नी शुरू करनी पड़ेगी जैसे भी आप हैं। जब तक उसकी महक आप छूते नहीं आपके अंदर, तब तक लोग जो हैं आपको एक इमिटेशन ही मानेंगे, एक क्लोन ही मानेंगे। तो मेरा जीवन ही जैसा भी था ठीक था, अधूरा था, कुछ अच्छे दिन देखे थे, कुछ कड़वी बात यादें थी, उसका एक मिश्रण करके उसके साथ में थोड़ा सा एक फेरी टेल का एक कंपोनेंट डाल के एक फिल्म बनाई, चल गई और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। मगर कहीं सीखा नहीं कुछ। मगर हाँ, एक व्यक्ति था UG कृष्णमूर्ति जिसने
जिसकी अगर बातचीत सुनी नहीं होती, जिनका अगर असर नहीं होता जीवन में, तो शायद यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और शायद यूजी भी आपकी ज़िंदगी में उसी दौर में आए थे जब आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे अफीजुअल साथ में चल रहे थे। हाँ, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि when the student is ready, the master appears। तो कहीं पर रात के जीवन के बहुत ही अंधेरे कहीं पर एक फेज में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने रोशनी नहीं ला के दी कोई। उसने कहा तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है। उसने कुछ अपना नहीं दिया, उसने कहा कि जो कंपोनेंट तुम्हारे अंदर है वहीं से कुछ होगा। तो एक्चुअली वो जो अल्बर्ट कामू की जो लाइन है ना कि इट वाज इन द हार्शेस्ट विंटर दैट आई डिस्कवर्ड दैट देयर वाज एन इनविंसिबल समर इनसाइड मी। तो वो कहीं पर, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बुरे वक्त को मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे जेवर हैं। जैसे वो एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं ना कि भैया कि वो साढ़े साथी बहुत लोग डरते हैं, और इफ यू रियली आस्क द रियल स्टॉलवर्ड्स दे से कि बुरे वक्त में ही अच्छे वक्त की शुरुआत होती है, क्योंकि वो फाउंडेशन स्टोन जो है वहां पर ले किया जाता है। So I wanted to ask you about your cinema, your films are intensely personal, but your engagement over many years as an activist has been with much larger issues, India, and then you've been associated with not associated with, you actually have tried to understand the Naga struggle, Kashmiri struggle. How has that happened? I mean, that doesn't inform your films, this political activism. Well, I think that there was a phase in the 80s when I made what is called very personal cinema, like it was Arth and Janam. Right. But Saransh, the beginning, it had started. Yeah, Saransh looked at an aging, elderly couple's problem who had lost. व्यक्ति आया जिसने रोशनी नहीं ला के दी कोई। उसने कहा तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है। उसने कुछ अपना नहीं दिया, उसने कहा कि जो कंपोनेंट तुम्हारे अंदर है वहीं से कुछ होगा। तो एक्चुअली वो जो अल्बर्ट कामू की जो लाइन है ना कि इट वाज इन द हार्शेस्ट विंटर दैट आई डिस्कवर्ड दैट देयर वाज एन इनविंसिबल समर इनसाइड मी। तो वो कहीं पर, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बुरे वक्त को मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे जेवर हैं। जैसे वो एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं ना कि भैया कि वो साढ़े साथी बहुत लोग डरते हैं, और इफ यू रियली आस्क द रियल स्टॉलवर्ड्स दे से कि बुरे वक्त में ही अच्छे वक्त की शुरुआत होती है, क्योंकि वो फाउंडेशन स्टोन जो है वहां पर ले किया जाता है। So I wanted to ask you about your cinema, your films are intensely personal, but your engagement over many years as an activist has been with much larger issues, India, and then you've been associated with not associated with, you actually have tried to understand the Naga struggle, Kashmiri struggle. How has that happened? I mean, that doesn't inform your films, this political activism. Well, I think that there was a phase in the 80s when I made what is called very personal cinema, like it was Arth and Janam. Right. But Saransh, the beginning, it had started. Yeah, Saransh looked at an aging, elderly couple's problem who had lost their only son, and examined the theory of reincarnation and debunked it, and said that this is the only life, and your value system that you were very proud of is no longer in operation. Yes. I remember that famous scene in Saransh where Anupam Kher storms into that custom officer's room and says that I've come to collect my son's ashes, not the television set. Kind of jolted the nation, because India in the 80s was dealing with the Asiad, and there was the birth of corruption was visible everywhere. So yes, that was getting out of your own personal chest beating and your personal narrative and looking at the world outside. But I think it was post 92 when the Babri Masjid was demolished and Mumbai bled and India bled, that something new was born. And that was a time when the film industry also revealed its true colors in a way. There was a faction within the film industry which suddenly turned hostile to that idea of India which we are talking about. And the so-called sensitive revealed their savage side. And the word secularism, like that old man was saying, became a bad word. The word secularism became a bad word. Suddenly you were looked upon as some kind of a leper for using that word.
So the 92 post-Babri Masjid narrative of India change, I think that was the new liberal India with the new economic policy, the Soviet socialist construct of governance was left behind, which finally climaxed in me making my last meaningful film by some people, according to some people, that was Zakham. Zakham was fiercely autobiographical, and it was made when the NDA and the BJP and the Shiv Sena were in power in Maharashtra. And it dared to lock horns with the right-wing fundamentalist ideology. Was there a problem with the film? It had serious problems. It was, first of all, when I made it, it was the censor board, the core committee liked it, but they said you need the clearance from the political bosses. So I said, why should I show it to the political bosses? I mean, there's no dictate in our land that we show the document to our political bosses. And Maharashtra had the right-wing politics there in full bloom. So that they said, but we will have to refer the film to the Home Ministry. And the film was sent to the Home Ministry, and it was there for 3 months. And we had to do some post-production work, like there were goons wearing saffron bands, which represented a political ideology which was visibly there on the top of the domes demolishing the Babri Masjid. But when it came to capturing that in fictional space, they said we want those saffron bands to be colored into any other color but saffron. So I had to use the digital technology, which was very expensive in those days, for a low budget film, which costed me 40 lakhs, and fight for 3 months, and had the police interfering. There were scenes where in the presence of a policeman, a Muslim boy is beaten up, which was something which we had seen in Maharashtra, in Mumbai. So finally, it saw the light of the day after 3 months. But the irony is that the film got the National Award for Best Film on National Integration. So I said, this is the kind of hypocrisy that we have. We do everything to gag a person from saying things as he wants to say it. And then, when he has a say and you feel that statement of his has found places, apna takers, you suddenly jump in and say that, let us award him. Appropriate it, yeah. Yeah. So I did not go for the award, but that was my last film, and I was happy that I made that film. And you had a run-in also with the UNICEF film on Nagaland. Yeah, then there was then I got into, when I stopped direction, then I started producing only and writing and overseeing. I started doing a lot of documentary films. And I went to make a film with my friend Ajay Kanchan in Nagaland. It was a film made for the UNICEF. And I remember going to Khanoma village where the movement, the Naga movement had started, where Fizo came from. And I remember asking a school full of boys, what is your most outrageous dream? Will you write your dream on the blackboard? And we were covering that session between me and the kids. And I distinctly remember there was a young boy, Naga boy, who got up very impertinently, looked at me with disdain, as if I was some other who had come in, walked up to the dais and wrote, I want a free Nagaland, free from India. उससे बाद में बात है, वो फोन रख दिया था. तो ये सारी इंडस्ट्री डरी हुई है, सहमी हुई है वैसे में, और सिर्फ ये एक छोटी सी घटना है वैसे वो. मेरे ख्याल में इसके लिए जिस तरह मेरा ये जिस्म जैसा मेरा है, इसके लिए मेरा को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए. इट वाज फ्रॉम द जेनेटिक पूल दैट आई कम फ्रॉम. ये कहीं पर कल्टिवेट नहीं हुआ, ये कहीं पर स्वभाव का हिस्सा ही था. पैथोलॉजिकल लोग कहते हैं कि यू आर सुइसाइडल टू अ फॉल्ट. शायद अपने आप को बचाने का एक जज्बा बचपन से था नहीं. माँ कहती थी कि दिवाली के टाइम एटम बॉम्ब को जला के भागता क्यों नहीं है, वहाँ खड़ा रहता है ताकि सामने ही फटे. तो कहीं पर वो फितरत का एक हिस्सा था. मगर मुझे नहीं लगता कि
जो मैं कर रहा हूँ वो कोई कमाल की बात कर रहा हूँ कि पर ये मैं अक्सर हमारे आसपास देखता हूँ कि बहुत ही साधारण से लोग होते हैं जो बहुत ही ब्रेव करेजस स्टैंड लेते हैं. इसलिए मेरे लिए द डिफाइनिंग इमेज ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज इन टाइनमेन स्क्वायर ऑफ दैट वन मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दोज रो ऑफ टैंक्स. उस गुमनाम आदमी की जुर्रत ही तो इंसानियत की पूंजी है. अब वही चली जाएगी तो बचेगा क्या. तो एक आखिरी सवाल, आपका व्यू हम जानना चाहेंगे आज के यूथ के लिए प्रेम, विवाह, विवाहेतर संबंध, इन चीज़ों को लेकर के अभी आप किस तरह से सोचते हैं. आपने जो किया, जो जिया, उसको फिल्मों के जरिए आपने दिखाया. देखिए, मुझे लगता है कि ये वैल्यू सिस्टम जो भी आपका है उसके अनुसार आप जीना चाहते हैं, आप जिए. मगर कोई उसके बाहर जीना चाहता है तो उसका आप गला मत घोटिए. दैट्स द आइडिया ऑफ इंडिया. हिंदुस्तान में मैं बनारस जाता हूं तो बनारस में वहां पर मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पर हर किस्म के आदमी को अपने ईश्वर की एक धारणा को लेकर उस पर बिना किसी भय के बोलते हुए देखा मैंने. तो हमारे मुल्क में, हमारे द आइडिया ऑफ इंडिया में वो बैंडविड्थ है कि हम सबकी ऑल्टरनेट व्यूज को सुने और उससे डरे नहीं. क्योंकि जब हम पूरे हिंदुस्तान के नैरेटिव को एक नैरेटिव में मानना चाहते तब तो आप उस शख्स की तरह बेवकूफ लगते हैं कि आप इस भाषा में क्यों बोल रहे हैं. अरे जिसको बोलना अपनी बोली बोले, नहीं समझ में आता है तो चुप हो जाओ. उसको बोलने तो कब तक बोलेगा यार, बोल के चुप हो जाएगा. तो when we try to reduce the entire human narrative into one narrative and impose it on people, you do injustice to mankind. और ये बात कुदरत से ज्यादा सीखने को कहीं मिलती नहीं. I was born post partition. I was born in free India, and for us partition did not mean much when we were growing up. The glorious 50s did not talk about the partition. In fact, the great Yash Chopra once told me that after his first film called Dhool Ka Phool, he had made a film called Dharmputra, which was dabbling with this kind of area, and it was a disaster. So he said, "Ke bhaiya, if you want to make a successful career, don't talk about these serious issues. The nation doesn't like it." And so that was his advice. But I did not wake up to the essence of what was at playing, what is the biases that were operating on the ground that led to this heartbreaking carnage. But till 92, till Babri Masjid happened, and kind of it happened in Mumbai and the Dream City, where we were telling tales of personal stories of, but this ugly reality kind of raised its head. And then I think what is the question, that the question again today is very important, is on what is India going to run. The idea of India, is it going to be the only lodestar in this dark night which the founding fathers gave birth to? Or is it going to be a nation which is going to have the, the taste of the majority finally deciding? And if that happens, then you will steer away from the idea of India, and that would be a tragedy. And I don't think that this nation is going to allow that. And even those who talk about that alternative narrative, which is that the majority must have its view, will finally realize over time that this country cannot but run on the idea of India. Because if that is what I hear from my childhood, when I look back, when I was when I was a toddler, and that's what I hear in 2013 in Durga Puja in the Sundarbans, that means that idea of India is alive and kicking. And as long as that is there, we have nothing to worry. Thank you very much. Thank you.